हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप में स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जो पेपर 2 का है। इसमें हम कुछ प्रश्नों का डिस्कस भी करेंगे और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। 10 या 13 प्रश्न है इसमें, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रश्न लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ज्योग्राफी पेपर 2 का है ना, यूजीसी नेट के लिए, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न में कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। दोनों वक्तव्यों को पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो कथन ए में दिया हुआ है, चीन की आबादी भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या घनत्व कम है। कारण आर दिया हुआ है, चीन की लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है। और कूट में क्या दिया हुआ है, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए तीसरा में है, ए सही है तथा आर गलत है। और चौथा नंबर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 नंबर में है, ए गलत है तथा आर सही है। ए क्या है, गलत है तथा आर सही है। ठीक है, आर सही है, तो इसका आपको आंसर करना है। तो आप इसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर होगा, ये हट क्यों नहीं रहा, देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी जो कथन है और जो कारण है वो दोनों सही है। ठीक है, और आर जो है, कारण जो है वो कथन को स्पष्ट करता है कि सही है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसे पढ़ लेते हैं, कथन क्या कहता है और कारण क्या कहता है। तो कथन में है, चीन की आबादी भारत से अधिक है। सही बात है, चीन की जो आबादी है वो भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या घनत्व कम है। लेकिन चीन में क्या, जनसंख्या घनत्व कम है। और कारण में क्या है, चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर फर्स्ट है, ठीक है, वो कहता है ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलिए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत का इस संबंध में द्वितीय स्थान है। पहला स्थान चीन का है और भारत का द्वितीय स्थान है, आप सभी लोग जानते हैं। चीन का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण तथा वहाँ की 2/3 क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क होने के कारण वहाँ का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से कम है। तो आशा करता हूँ आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। यूट्रोफिकेशन, नाइडिफिकेशन, जैव ऑक्सीजन मांग, ऑयल सिल्क। तो सेकेंड का आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड। ठीक है, नाइडिफिकेशन। नाइडिफिकेशन जो है वो जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है और बाकी जो है वो जल प्रदूषण से संबंधित हैं, है ना। तो जल प्रदूषण से संबंधित कौन कौन है, आइए इससे जान लेते हैं। ऑयल सिल्क हैं, जैव ऑक्सीजन मांग, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो आइए नाइट्रिफिकेशन के बारे में और क्या है। तो नाइट्रिफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित है। आप ये जो देख रहे हैं नाइट्रिफिकेशन, ये किससे संबंधित है, ये वायु से संबंधित है। ठीक है, जल से संबंधित नहीं है। इस क्रिया में नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है, जबकि यूट्रोफिकेशन किसी जल क्षेत्र में अति सुपोषण स्थिति को कहते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग किसी क्षेत्र में जल में उपस्थित जीवों के लिए ऑक्सीजन में कमी होती है तथा ऑयल सिल्क किसी जल क्षेत्र में तेल प्रदूषण होता है। तो आप सारे ने ये तीनों के बारे में समझ लिया और ये भी समझ लिया नाइट्रिफिकेशन किससे संबंधित है, तो वो वायु से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, शीत आर्द्र प्रदेशों में अच्छालन द्वारा निम्न में से कौन सी मृदा बनाती है। लैटेराइट, पॉडजोल, चरनोजम, रेगुर। आप इसका आंसर करें 3 का। हम लोग इसी तरह से डिस्कशन के साथ में क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है,
तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। चलिए 3 का आंसर बताएं। शीत आर्द्र प्रदेशों में अक्षालन द्वारा निम्न में से कौन सी मृदा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, पॉडजोल। 3 का राइट आंसर है पॉडजोल, ठीक है। लैटेराइट मृदा का निर्माण, लैटेराइट के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्षालन क्रिया द्वारा होता है। पॉडजोल के बारे में समझते हैं। पॉडजोल जोनल मृदा है। इसका निर्माण विकासशील आर्द्र प्रदेशों में अक्षालन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। चरनोजम के बारे में समझ लेते हैं। चरनोजम मृदा का निर्माण अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होता है, जिसे स्टेपी प्रदेश की मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इन प्रदेशों में स्टेपी घास उगती है। रेगुर के बारे में जान लेते हैं। तो रेगुर मृदा काली मृदा होती है जो शीत आर्द्र प्रदेशों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था? शीत आर्द्र प्रदेशों में अक्षालन द्वारा निम्न में से कौन सी मृदा बनाती है? तो वो है पॉडजोल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मुख्य फसल तथा फसल साहचर्य के आधार पर कृषि को कितने प्रदेशों में विभाजित किया है? 5, 6, 7, 8। 4 का आंसर करें तो 4 का राइट आंसर है आपका सेकंड, 2, ठीक है। 6 यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा मुख्य फसल तथा फसल साहचर्य के आधार पर कृषि को 6 प्रदेशों में विभाजित किया है, ठीक है। तो आइए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। कृषि प्रदेश क्या है ना? तो कृषि प्रदेश वह भाग है जहां उच्चावच मृदा, जलवायु, कृषि प्रणाली तथा कृषि उपजों में एक रूपता पाई जाती है। भारत एक विशाल देश है जहां भौगोलिक परिस्थितियों में प्रादेशिक विविधताएं पाई जाती है, जिससे कृषि कार्य में स्थानिक परिवर्तन होते हैं। ICAR द्वारा भारत को 6 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो निम्न हैं। 6 कृषि प्रदेश हैं, निम्न हैं। वो कौन कौन हैं? सारे का नाम मैं बता रहा हूँ। चावल, पटसन, चाय प्रदेश, ठीक है। पहला है चावल, पटसन, चाय प्रदेश। गेहूं तथा गन्ना प्रदेश। कपास प्रदेश। मक्का एवं मोटे अनाजों का प्रदेश। तिलहन तथा मोटे अनाजों का प्रदेश। फलोत्पादन वाला प्रदेश। तो ये 6 प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, ग्रांड ट्रंक रोड किन 2 राष्ट्रीय महामार्गों से मिलकर बना है? महामार्ग 1 प्लस महामार्ग 3, महामार्ग 2 प्लस महामार्ग 4, महामार्ग 1 प्लस महामार्ग 2, महामार्ग 4 प्लस महामार्ग 3। बताइए कौन कौन से महामार्ग से मिलकर ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 राष्ट्रीय महामार्गों से मिलकर बना है? ठीक है, तो 5 का आप आंसर करें तो 5 का राइट आंसर होगा आपका 3। महामार्ग 1 प्लस महामार्ग 2 ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी द्वारा इसे समझ लेते हैं। तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग 1 कहते हैं, जो दिल्ली और अमृतसर के मध्य है। ये महामार्ग 1 कहाँ है? दिल्ली और अमृतसर के मध्य में है, बीच में है। और राष्ट्रीय महामार्ग दिल्ली से कोलकाता और नेशनल NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, को संयुक्त रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं और आप मुझे बताएंगे कि इतने सारे क्वेश्चन में से कितना आपके सही आंसर आए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, वह अक्षांश जो सिक्किम से गुजरता है निम्न में से किससे भी होकर गुजरेगा? वह अक्षांश जो सिक्किम से गुजरता है, तो निम्न में से यानी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से किस में से होकर के गुजरेगा? राजस्थान से गुजरेगा, पंजाब से गुजरेगा, हिमाचल प्रदेश से गुजरेगा या जम्मू कश्मीर से गुजरेगा? बताइए। तो 6 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, राजस्थान से भी गुजरेगा। वह अक्षांश जो सिक्किम से गुजरता है ना, तो वो राजस्थान से भी होकर
गुजरेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट राजस्थान। तो 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश सिक्किम के सबसे उत्तरी भाग से गुजरती है। यह अक्षांश अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र राजस्थान से होकर गुजरता है तथा भूटान तथा नेपाल देश से होकर भी यह अक्षांश गुजरता है। अतः पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर से यह अक्षांश नहीं गुजरता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कुक्कुट पालन का अभिप्राय मांस, अंडों तथा पंखों के लिए मुर्गी, बत्तख, हंस, टर्की आदि को पालने से है। कुक्कुट पालन क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 7 का आप आंसर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं उनमें से आपके कितने सही हुए हैं। तो 7 का राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड, है ना, आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक पोल्ट्री पक्षी 1,02,278 लाख आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 1,02,278 पोल्ट्री फार्म पक्षी यहाँ पर हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और बाकी जो हैं वो सब में इससे कम ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन बड़ा, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। एक स्थान पे जाति दिया हुआ है, दूसरे स्थान पे पशु दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अमृत महल, जाफराबादी, बिट्टल, मुर्रा। अब पशु में है बकरी, भैंस, गाय, भैंस। ठीक है, तो आपको इसको मिलाना है कि कौन सा जाति पशु से मेल खाता है। तो इसका राइट आंसर करें तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड। ठीक है, यानी ए का होगा थर्ड, ए का थर्ड होगा। ठीक है, बी का सेकंड होगा और सी का फर्स्ट होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, तो अमृत महल जो है वो किससे है? गाय से। अमृत महल गाय से है और जाफराबादी भैंस से है और बिट्टल जो है वो बकरी से है। ठीक है, और मुर्रा जो है वो भैंस से है। तो ये इसका संबंध था। जाफराबादी तथा मुर्रा दुधारू भैंस की जाति है। देखिए, जाफराबादी तथा मुर्रा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जाफराबादी और मुर्रा जो है वो क्या है? दुधारू भैंस की भांति हैं। ठीक है, जो क्रमशः गुजरात तथा पंजाब एवं हरियाणा में पाई जाती है। बिट्टल एक बकरी जाति है। बिट्टल जो है वो एक बकरी जाति है जो पंजाब से संबंधित है तथा अमृत महल भारवाहक गाय की जाति है। अमृत महल जो है वो भारवाहक गाय की जाति है जो कर्नाटक राज्य में मिलती है। तो इस तरह से इसका संबंध था, जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारत में बकरियों का संकेंद्रण सबसे अधिक किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो 9 का आप आंसर करें। 9 का राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका थर्ड, पश्चिम बंगाल। भारत में बकरियों का संकेंद्रण सबसे अधिक किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में विश्व की बकरियां का 6ठा भाग पाला जाता है, जबकि देश के लगभग सभी भागों में बकरियां पाली जाती हैं। फिर भी इनकी अधिकांशतः संख्या पश्चिम बंगाल में है और बाकी जो हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल से कम ही हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। आप इसका आंसर करें 10 का। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का परिक्रमण, जिसमें से कम 2 ऑप्शन सही ही हैं।
तो कौन कौन से ऑप्शन से मेल खाएंगे क्वोट में नीचे दिया हुआ है, आप उसका चयन करके बताइए। तो 10 का राइट आंसर है आपका 4। इसका राइट आंसर है 4, 1 एवं 4। ठीक है, ये दोनों सही है। पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। चंद्रमा का अपने धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र से चंद्रमा आगे निकल जाता है। तो ज्वार केंद्र को चंद्रमा के बराबर पहुंचने के लिए 52 मिनट का अंतर लगता है। ये था इसका रीजन। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे 10 ही प्रश्न लिए हैं। ठीक है, और ये वीडियो 15 से 16 मिनट का हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।